Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 9th of June. So let's start the day with the first important topic. और आपका जो पहला टॉपिक है, बट उसके पहले जस्ट एक रिमाइंडर है आप सबसे, या फिर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चैनल पे आते हैं, वीडियोस को देखते हैं और फिर वापस से वो चले जाते हैं। तो हम सिर्फ उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो सब्सक्राइब्ड है वो सिर्फ 20% लोग हैं जो सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, और 80% लोग, मतलब आप में से हर 2 ही लोग सिर्फ सब्सक्राइब्ड हैं, हर 8 लोग जो हैं वो अनसब्सक्राइब में ही आते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप आ रहे हो चैनल पे, आप वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा वीडियोस जो भी रहेगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ एक और रिमाइंडर कि वीडियोस को पूरा देखा करिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब इसको पुश करेगा, और हम इसके एफर्ट जो देते हैं लगातार वीडियोस को बनाने में, आप सबको समझ आ रहा होगा। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपको हम बताएं कि इस कंटेंट को आप बाकी जो भी एग्जाम्स हुए हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, इवन साथ साथ में जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, उन सब में ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तो बस चैनल पर फेथ रखिए, बाकी कॉन्टेंट को एंजॉय करिए और वीडियोज़ को पूरा देखिए, और जो भी पसंद आए कॉन्टेंट आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके भी ज़रूर साझा करते रहिए। तो बस एक रिक्वेस्ट है, और इस रिक्वेस्ट को आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। तो ये क्या है जी? NIRF जो है उसको अनाउंस किया गया है इंडिया रैंकिंग्स 2023 के द्वारा, जो कि बेसिकली मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऊंची शिक्षा के लिए। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास जो है वो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहा है, जो कि पिछले 5 साल से बेस्ट पे ये बना हुआ है। तो IIT मद्रास जो है वो NIRF के रैंकिंग में बेस्ट इंस्टीट्यूट के कैटेगरी में है। और IISc बेंगलुरु जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, तो IIT दिल्ली जो है वो 3rd पे है, IISc बेंगलुरु जो है वो 2nd पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप देखेंगे तो IISc बेंगलुरु जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री है फॉर 8 years इन अ रो। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो मिरांडा हाउस दिल्ली का है, इसको रैंक किया गया बेस्ट कॉलेज भी, हिंदू कॉलेज दिल्ली का और प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का, इन सबको भी कॉलेजेस के पर्सपेक्टिव पे है। ठीक है, इतना आपको रट्टा आप करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट में अहमदाबाद का है, और साथ साथ में फार्मास्यूटिकल में भी हैदराबाद का है। ठीक है, इस फील्ड में, और दिल्ली वगैरह का जो एम्स है वो मेडिकल कॉलेज के फील्ड में आता है, तो इतना तो हमें पता है। डेंटल में आप देखोगे तो चेन्नई का सविता इंस्टीट्यूट है। नाउ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का जो है वो बेस्ट लॉ कॉलेज भी है, तो बेंगलुरु का जो है वो बेस्ट लॉ कॉलेज है कंट्री का। और IIT मद्रास जो है वो उसको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 8 साल से दिया गया है। नाउ रिसर्च कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो बेंगलुरु वगैरह जो है वो फर्स्ट है। हालांकि जैसा कि आपको बताए कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रटना नहीं है आपको, बस हमको ये है कि हमारे देश में इतने बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हमें बाकी इंस्टीट्यूट्स को इन्हीं के तर्ज पे रखना है कि ये हम बाकी के इंस्टीट्यूट्स को भी उस लायक रख सके। नाउ NIRF के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये अप्रूव किया गया था यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 2015 में, और ये एक मेथोडोलॉजी है जो इंस्टीट्यूशंस को रैंक देता है पूरे देश में, और ये कोर कमेटी गठित करी जाती है कि ब्रॉड पैरामीटर्स जो हैं उसके आधार पर उनको गिना जाए। तो 5 ब्रॉड कैटेगरी है। पहला है टीचिंग, किस हिसाब से पढ़ाई होती है, कितना सीखा जाता है, रिसोर्सेज क्या क्या है। दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और 5वां की परसेप्शन। तो ये 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कलाकड मुदनथोरई टाइगर रिजर्व। तो ये बेसिकली रोग एलिफेंट जिसका नाम अरिकोम्बन है उसको कैप्चर किया गया और फिर शिफ्ट किया गया कलाकड मुदनथोरई टाइगर रिजर्व में। तो ये बेसिकली कहाँ पर है जी? तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। सबसे पहला चीज़, इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। पहले ये सेंचुरी वगैरह हुआ करता था, और ये 2nd लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु स्टेट में। तो 2nd लार्जेस्ट जो है वो तमिलनाडु राज्य का यही है। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट है क्या वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिंक कर देंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन उसके पहले कमेंट आपका आना चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया तमिलनाडु स्टेट का क्या है। 2nd लार्जेस्ट हमने देख लिया है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, KMTR, और इसी के साथ साथ ये पार्ट है अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व का। यूपीएससी अमूमन सवाल पूछती है कि अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कौन कौन है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ में तमिलनाडु सोसाइटीज़ के तहत ये रजिस्ट्रेशन मतलब एक्ट में रजिस्टर्ड भी है, और बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी का भी पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वेजिटेशन का, तो ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट है और ड्राई डेसिडुअस ज़्यादातर, जो कि तमिलनाडु वाला रीजन है, मॉइस्ट डेसिडुअस है, और एवरग्रीन भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ हद तक। रिवर थमीरा बरानी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये यहाँ से ओरिजिन होता है, और इसीलिए इसको कहीं ना कहीं मतलब रिवर सेंचुरी भी बोला जाता है। फौना में बाकी आपको देखने को मिल जाएगा, नीलगिरी, थार वगैरह फेमस में थोड़ा सा है। नेक्स्ट गुमतीस की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली स्टेशन रिले रूम्स जो देखने को आपको मिल जाएगा कि कोई भी आप बड़े स्टेशन से पहले आपको मतलब एक जो हाउस देखने को मिलता है उसी को गुमतीस कहते हैं। तो स्टेशन रिले रूम्स और कंपाउंड्स जो हैं जो हाउस करते हैं, सिग्नल वगैरह दिखाते हैं ना, तो वो बेसिकली डबल लॉकिंग अरेंजमेंट्स पे होता है। और रेलवे ने डायरेक्ट किया है जोनल हेडक्वार्टर्स को कि इनिशियल प्रोब होना चाहिए कि सिग्नलिंग इंटरफेरेंस किस तरीके से है, क्योंकि ओडिशा का जो ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट है उसके पीछे का कारण जानने की बात यहाँ पे चल रही है लगातार, उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट्स जारी हैं। और इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है, तो आप जाकर के प्लीज चेकआउट करिएगा, उस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा ओडिशा के ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड। इंडियन रेलवेज जो है वो डिसाइड किया कि सिक्योर करेगा गुमतीस वगैरह कि हाउस को सिग्नल करने का इक्विपमेंट वगैरह और बाकी डबल लॉक अरेंजमेंट वगैरह। गुमती जो है वो एक स्मॉल कैबिन है लेवल क्रॉसिंग्स वगैरह पे जो कि स्टेशन के पास में होता है, और इसी के साथ साथ में कोई भी जो स्मॉल स्ट्रक्चर होगा जो कि लेवल मतलब कहीं ना कहीं कवर करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली आप देखोगे तो इंश्योर करता है स्टेशन वगैरह का डबल लॉक पे होता है, और ये सिग्नल वगैरह का काम करता है, ठीक है। ये सारा मोटा मोटा पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम है। और ये इंश्योर करता है कि SMS अलर्ट जो है वो जनरेट हो सके ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ रिले रूम्स का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है जी? तो बेसिकली फिजिसिस्ट जो वर्क कर रहे हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पे, वो स्मैश कर रहे हैं रिपोर्ट कि उन्होंने डिटेक्ट किया है एक हिग्स बोसॉन को जो कि डीके कर रहा है जेड बोसॉन पार्टिकल और फोटोन को। ये काफ़ी रेयर डीके प्रोसेस है जो कि हमें इस बारे में जानने को मिलता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल है जो जुड़ा हुआ है हिग्स के फील्ड से, यानी कि अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्क उनसे जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन क्या है जी? तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में हिग्स बोसॉन जो है बेसिकली स्ट्रॉन्गर एक पार्टिकल का इंटरेक्शन होगा तो हिग्स बोसॉन के साथ में वो ज़्यादा मास उसका बनेगा, ठीक है। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक अपना मास होता है, नेगेटिवली प्रोटॉन्स का पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल चार्ज में। फिर इसी के बाद में आप देखोगे तो ये जब इंटरैक्ट करते हैं तो इसी के बेसिस पे मतलब जितना ज़्यादा इंटरेक्शन उतना ज़्यादा वेटेज। और इसी के साथ साथ में ये एक फोर्स होता है जो कि कंबाइन करके रखता है कि मतलब यूनिवर्स में वो प्रेजेंट हो, उसको एक मतलब आप कह सकते हो कि बांध के रखने जितना पावर। नाउ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, सवाल इस पे हो सकता है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एक्सीलरेटर है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सीलरेटर है ये, और इसको स्टार्ट 2008 में किया गया था सर्न के द्वारा। और बाकी आपको देखने को मिल जाएगा फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर जेनीवा के पास में, वहाँ से ये है। नेक्स्ट ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से बनाया गया है -271.3 डिग्री सेल्सियस, और ये टाइनी पार्टिकल्स को भी एक साथ रखने का पावर रखता है। और इसी के साथ साथ में इसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है सर्न, उनके द्वारा बनाया गया है 1998 से 2008 के बीच में, और इसको अनाउंस 2012 में किया गया था हिग्स बोसॉन के साथ में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज शिवाजी महाराज। तो 350th एनिवर्सरी छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन जो है वो मनाया गया है, और इनके मतलब चर्चे क्या ही हैं, मतलब शब्द में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और सैड है कि हमारी हिस्ट्री के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें मतलब इनके बारे में वर्णन ज़्यादा नहीं है। तो ज़रूर हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि वर्ल्ड अफेयर्स सेक्शन में कि किस तरीके से शिवाजी महाराज का जो मतलब नेवी को लेकर के इनका जो सोच था और किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे नेवल पावर का यूज़ करके मतलब इन्फ्लुएंस बनाया रखा, ठीक है। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे वीडियोस मिलेगा, और कई सारे तरीके से आपको हमेशा हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को जितना ज़्यादा एंगेजिंग कंटेंट हम दे सकते हैं हमेशा कोशिश करेंगे, बस आपका प्यार बना रहे। जैसे कि इसी में कुछ स्पेशल है, अभी आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या स्पेशल है। नेक्स्ट यहाँ पे शिवाजी महाराज, तो ये मराठा वॉरियर किंग है जो 1630 से 1680 के समय में, और ये फाउंडर भी हैं मराठा एम्पायर के वेस्टर्न इंडिया के। और इनका ये जाने तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं जैसे कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी बहुत अच्छा था, और ये प्रमोट करते थे हिंदू सेल्फ रूल। इनका जन्म 1630 हमने देख लिया पुणे में शिवनेरी फोर्ट में। और इसी के साथ साथ में बेसिकली मिलिट्री जील मतलब कि बड़ा इंथुसियास्टिक थे, और कंट्रोल ऑफ तोरना फोर्ट किए थे, कोंडाना फोर्ट किए थे आदिल शाह ऑफ बीजापुर से। जब महज वो एक टीनेजर थे, ठीक है, तब वो कंट्रोल कर लिए थे। यहाँ बहुत ज़्यादा एज होने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा, और वो टीनेजर होकर के तो इस हिसाब से इंस्पिरेशन लेना हो तो ऐसे लेजेंडरी पर्सनालिटी से। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये सैड है कि हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इनके बारे में ज़्यादा चर्चा कवर नहीं किया जाता है। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ आप देखने को मिलेगा 1659 में, सैकिंग ऑफ सूरत वगैरह, बैटल ऑफ पुरंदर वगैरह जहाँ पे ये मुगल एम्पायर से लड़ते हैं, बैटल ऑफ कल्याण, ठीक है, बहादुर खान मुगल एम्पायर उनको हराते हैं। और इसी के साथ साथ में बेसिकली मतलब बैटल ऑफ
संगमनेर। तो इस तरीके से कई सारी इनकी मतलब है। और लास्ट बैटल जहाँ पे शिवाजी लड़े थे वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा मुगल एम्पायर और मराठा में, तो बैटल ऑफ संगमनेर है, ठीक है, यहीं पे ये लास्ट लड़े थे। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ पुरंदर वगैरह जब साइन हुआ था तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में साइन होता है, जो औरंगजेब को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि कई सारे किले वगैरह जो हैं वो औरंगजेब से मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देना। और आगरा वगैरह में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था मुगल्स के द्वारा और औरंगजेब, और फिर ये अरेस्ट और इम्प्रिजन कर लिए गए थे। और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि इनको रायगढ़ में मतलब राजा के क्राउन पे रखा गया। छत्रपति जो है कई सारे इनको मतलब क्राउन दिए गए हैं, शकाकर्ता, ठीक है, क्षत्रिय, कुलावंतास और हेनदेव धर्मोधारक, ठीक है। और इनका डेथ जो है वो 3 अप्रैल 1680 को है। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि मैप सेक्शन हमने ऐड कर दिया है। इस बार आपने देखा होगा, और इस बार ही नहीं, यूपीएससी वैसे भी प्रीलिम्स में 5 से 6 सवाल डायरेक्ट जो है वो मैप रिलेटेड ही पूछती है। और हमने कई सारे क्वेश्चंस जो हैं जैसा कि आपको बताया कि अपनी वीडियोस में कवर कराए हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर हम मैप सेक्शन को अलग से भी ऐड कर दिए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, मेरे को पता है बहुत सारे लोग हम में से जो हैं वो यहाँ पे कवर करते हैं और इसके बाद में नॉर्मल अपने पढ़ाई में लग जाते हैं या डे एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, तो मैप जाकर के चेक नहीं करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सवाल आता है वो बहुत बेसिक होता है, ठीक है। अब अगर नागर्नो काराबाख उसने पूछा तो वो आपको अगर पता है कि वो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में है, जो कि काफ़ी समय से चर्चा में था, तो एक सिंसियर एस्पिरेंट को तो पता होना चाहिए। तो इस वजह से वो बेसिक था जो आप करेक्ट करके मार्क्स ले सकते थे। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे अभी जो चर्चा में है उसको अगर हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये खरकोव डैम जो है वो चर्चा में है। ये रशिया और यूक्रेन के बीच में लाई करता है, बेसिकली यूक्रेन का पार्ट है। आप देख सकते हो नाइप्रो रिवर यहाँ से फ्लो होता है खिरसॉन के पास में। तो ये खरकोव डैम बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर क्योंकि जारी है, तो ये वॉर के बीच में इस डैम को मतलब उड़ा दिया गया आप कह सकते हो। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अभी फ्लड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। क्रीमिया आप देख सकते हो जब रशिया ने नेक्स्ट किया था 2014 में, G8 से G7 वापस बन गया था, ठीक है। और बाकी आप रशिया यहाँ पे देख ही रहे हैं, यूक्रेन यहाँ पे देख ही रहे हैं, ब्लैक सी आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी भी आप जो भी शहर चर्चा में, ज़ेपोरिज़िया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि लार्जेस्ट भी है यूरोप का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। सी ऑफ अजोव आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में ये ब्लैक सी है, यानी कि ब्लैक सी का पानी ये भी है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में ये जो स्ट्रेट है इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ कर्च, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी बाकी जो बोस्निया वगैरह है तो कोसोवो और इसके बीच में मतलब चालू है, तो इसीलिए बाकी आप कोसोवो आपको देखने को मिल रहा होगा। एक अपने आप में आज़ाद मुल्क की बात करता है, इंडिया इसको इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप कंट्रीज देख सकते हो कि रोमेनिया वगैरह, बुल्गारिया वगैरह, ग्रीस, मैसिडोनिया, अल्बेनिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया आपको देखने को मिल रहा है, बोस्निया, क्रोएशिया, और इसी के साथ साथ में बाकी कंट्रीज, इटली। तो ये जब भी आप मैप देखेंगे ग्रीस वगैरह, आप रिलेट करके इसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स सेक्शन से था। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। वीडियोस पे जो एफर्ट लगता है वो आप ही इसको जस्टिस दे सकते हैं, पूरा देख करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को और कमेंट करके, क्योंकि जैसा कि आपको बताएं कि और सारे इंगेजिंग कॉन्टेंट्स आपके लिए रेडी हैं। और अब तक का आपका जो प्यार बना है उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।